नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, जो हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 की, उसमें हमारा जो पेपर 5 था, वो लगभग-लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है पेपर 5। उसमें 2 या 3 यूनिट आपकी बची होंगी और उसमें से कुछ करंट से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम बाद में देखेंगे बची हुई यूनिट को या बीच में कभी ले आएँगे, ठीक है? और देखिए इसमें हमारा पेपर 6 पहले ही शुरू हो चुका है। थोड़ा-सा बीच में पेपर 5 पे फ़ोकस हो गया था और कुछ दिन गैप हो गया है। अब ये लगातार चलेगा आपका और जल्द ही आपको ये फिनिश होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए जिन्होंने नहीं देखे हैं वो वीडियो, वो पुराने देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद हैं और 5 जिन्होंने नहीं देखा है वो कंप्लीट प्लेलिस्ट में मौजूद है। और जिनको आंसर राइटिंग जिनकी चल रही है पेपर 5 और 6 की, तो आप वो भी फ्री जॉइन कर सकते हैं। फ्री आंसर राइटिंग है, तो ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है या फिर इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8527434727। तो इस पे आप कॉन्टैक्ट करके आप जुड़ सकते हैं फ्री ग्रुप से। और इसी में एक आपकी ही डिमांड पे पेड ग्रुप आपने आपके लिए शुरू किया है, उसकी मात्र 599 रुपये फीस है और ये सिर्फ आज के लिए ही ओपन है। आज कल से ये 1 मई से शुरू हो जाएगा, उसके बाद कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा इसमें। तो आज इसकी लास्ट डेट है, तो आज जिनको भी लेना है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें पूरा फुल सिलेबस कराया जाएगा कवर, वो आंसर राइटिंग के माध्यम से, और मेंटरशिप इसमें अलग से दी जाएगी आपको। तो ये संडे में मेंटरशिप आपकी मिलेगी। जितनी भी कमियां हुआ करेंगी वो आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से सारी बताई जाएंगी पर्सनल लेवल पे। तो ठीक है, आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ये हमेशा चलेगा आपका 599 वाला मंथली मंथली है ये पेड, ठीक है? तो जिनको भी कॉन्टैक्ट करना है वो कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें यूनिट 7 है और इसको कंप्लीट देखेंगे, इसको यूनिट 7 को हम लोग। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है क्योंकि ये कुछ यूनिटें इसकी बड़ी हैं और कुछ काफ़ी छोटी हैं। तो इसका सिलेबस जो है वो है यूपी की जनांकिकी, जनसंख्या और जनगणना, इसके 3 टॉपिक हैं। जनगणना तो आप ज़्यादातर पढ़ते ही होंगे 2011 की, और ज़्यादातर ये फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आप देख लोगे। बाकी चीज़ें हमें और डिटेल में देखनी है जो मेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है? और ये नोट्स वगैरह चाहिए आपके तो 4, 5, 6 के तैयार है, वो ले सकते हैं। वो इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए और जल्दी ही आपके 1, 2, 3 वाले नोट्स भी मिल जाएँगे। आपको ऐसे नोट्स मार्केट में कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं आप। क्योंकि दसियों बुक हैं और ये पहली बार सेकंड टाइम होगा आपका 2024 में पेपर, तो इसका मटेरियल आपको मार्केट में नहीं मिलेगा अच्छा। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए जनसंख्या देख लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप क्या है? तो इस तरह के हम फ्लो चार्ट डालेंगे आंसर में तो काफ़ी अच्छा रहता है। प्रतिरूप कैसा है जनसंख्या वृद्धि का? तो कुछ धार्मिक कारक हैं, जैसे पुत्र चाह की मान्यता हुई और पिंडदान हुआ। इनके लिए माना जाता है कि पुत्र का होना ज़रूरी है पिंडदान के लिए, तो ये धार्मिक कारक भी जुड़े हैं। इनसे क्या होता है, ये जो पुत्र चाह की मान्यता और इनसे ये रिलेटेड है धार्मिक कारण से। और ये है सामाजिक गरीबी है, अज्ञानता है, कम उम्र में विवाह हो जाना, ये भी कारण है जनसंख्या वृद्धि में सहायक होते हैं ये। जनांकिकीय कारक हैं, भौतिक कारक हैं, जैसे आदर्श जलवायु हो, गंगा घाटी है में उपजाऊ भूमि है तो वहाँ ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी, पेयजल की उपलब्धता है तो वहाँ भी ज़्यादा मिलेगी जनसंख्या। कुछ सांस्कृतिक कारक हैं, जैसे कर्मकांडीय मान्यताएं हैं। आर्थिक कारक हैं, जैसे औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, आधुनिक सुविधाएं से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, तो इनसे क्या जनसंख्या बढ़ रही है निरंतर। और भी देखेंगे हम लोग डिटेल में, इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बना के डालना है। जनांकिकी क्या होती है, डेफिनेशन देख लीजिए जनांकिकी की, कि जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं संरचना, उसमें होने वाले परिवर्तनों तथा ऐसे परिवर्तनों के घटकों का अध्ययन होता है जिन्हें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास तथा सामाजिक गतिशीलता के रूप में पहचाना जा सकता है। तो ये क्या कहलाती है? जनांकिकी। जनसंख्या किसे कहते हैं? एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जनगणना क्या होती है? समय समय पर की जाने वाली लोगों की आधिकारिक गणना ही जनगणना कहलाती है। तो ये डेफिनेशन थी, जो तीन ही टॉपिक थे, तीनों की दे दी गई हैं। अब देख लेते हैं कुछ डेटा फैक्ट इसमें, बाकी डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। 5 शीर्ष जनघनत्व वाले जिले जो पीटी में भी पूछता है, जैसे गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, फिर वाराणसी में है, ये आप डेटा देख सकते हैं, ये इस तरीके से है, फिर लखनऊ में है, फिर भदोही में है, फिर कानपुर में है। तो कुछ आप मेंस के लिए 1-2 याद रखिए इसमें, बाकी पीटी का ये रहता है। जिलों में जनघनत्व के क्या कारण हैं जो इतना जनघनत्व है? तो देखिए, बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर है, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल होते हैं इसलिए हो जाता है, छोटा क्षेत्रफल होता है, उपजाऊ मृदा तथा जल की उपलब्धता भी इसका कारण है, प्रबंधित कृषि व्यवस्था और औद्योगिक जो हॉटस्पॉट है जिसमें कालीन उद्योग भदोही इत्यादि में, तो यहाँ ये औद्योगिक हॉटस्पॉट होंगे, वहाँ पे भी ये भी कारण होता है जनसंख्या वृद्धि का। और ये व्यवसाय व्यवस्थित बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, बेहतर आवासीय स्थिति है, नगरीकरण है, रोजगार हेतु प्रवास, तो ये सब कारण है जिनसे जनघनत्व में वृद्धि होती है। आगे कुछ देख लेते हैं। आगे यूपी जनगणना 2011 के संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे लिंगानुपात 911 और राष्ट्रीय लेवल पे 943 है। जनसंख्या वो 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 20.22% है, जो राष्ट्रीय लेवल से अधिक है। राष्ट्रीय लेवल पे कितनी है? 17.7%। और कुल जनसंख्या कितनी है? 16.5% है भारत की कुल जनसंख्या का यूपी में। लगभग 19.98 करोड़ जनसंख्या आई है 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं बजट भाषण के अनुसार जो कितना है, बजट भाषण के अनुसार जनसंख्या, तो लगभग 24 करोड़ जनसंख्या है यूपी की इस समय। तो आप किसी के अनुसार भी डाल सकते हैं इसको। उच्च जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं?
जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके। तो सामाजिक कारण है कुछ, जैसे बाल विवाह हुआ, पितृसत्तात्मक समाज है, उच्च प्रजनन दर है और पुत्र प्राप्ति की चाह है, इन्हें हम देख भी चुके हैं। कुछ देखिए आर्थिक कारण है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी हुई, अशिक्षा हुई, खासकर महिलाओं में, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव व कम व्यय के कारण ये होता है। कुछ सांस्कृतिक कारक भी हैं, जैसे रूढ़िवादी समाज हुआ, बच्चे ईश्वर की देन है, ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं वो रूढ़िवादी समाज के हैं। परिवार नियोजन के उपायों को न अपनाना भी कारण है। राजनीतिक कारक भी हैं, जैसे इच्छा शक्ति की, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखने को मिलती है। और महिलाओं की नीति निर्माण में भूमिका देखते हैं, वो कम होती है या होती नहीं, निर्माण में भागीदारी न होना या कम होना, योजनाओं व नीतियों का उचित क्रियान्वयन न हो पाना। तो ऐसे ये अनेक कारक हैं। इसमें आप एक आध कोशिश करिएगा, एग्जाम्पल आप साथ में डालते रहिएगा। जैसे अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि रोकने हेतु नवाचारी उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो आप ये नवाचारी में डाल सकते हैं। तो देखिए शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जहाँ शहरीकरण है वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि आपको कम देखने को मिलती है, कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं लोग, तो ये आपका शहरीकरण को बढ़ावा में आप इसमें नवाचारी उपाय में डाल सकते हैं। महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जाए, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए, लिंग भेदभाव समाप्त करना, जागरूकता बढ़ा के किया जा सकता है, अनाथ बच्चों को गोद लेने को प्रोत्साहन देना और यूनिवर्सल निरोधक उपायों को प्रोत्साहन देना, छोटे परिवार को प्रोत्साहन देना, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करना, युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना, विवाह की आयु में वृद्धि करना और सरकारी नौकरियों में छूट देना, कुछ प्रमोशन वगैरह में इत्यादि में, या तो ऐसे उपाय किए जा सकते हैं। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाना, जैसे सास बहू सम्मेलन आदि, तो इसके माध्यम से, तो इतने नवाचारी उपाय काफ़ी हैं आपके लिए, तो आप इससे प्रश्न को पूरा डील कर सकेंगे। राज्य में गिरते लिंगानुपात के प्रमुख कारण क्या है, जो लिंगानुपात गिर रहा है उसका, तो वही है सिर्फ। देखिए पितृसत्तात्मक समाज है, बाल विवाह, शिशु व मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होना, ज़्यादा होना, महिलाओं को निर्णय लेने में सीमित स्वायत्तता देना और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होना, सामाजिक प्रथाएं जैसे दहेज प्रथा, प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण, गरीबी व अशिक्षा, महिला सशक्तिकरण का अभाव, गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या देखते होंगे आप, ये सब पीसीपीएनडीटी एक्ट है एक का प्रभावी रूप से लागू न होना, परिवार नियोजन कार्यक्रमों तथा महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, तो ये सारे लिंगानुपात के गिरते लिंगानुपात के प्रमुख कारण हैं, जो जनसंख्या के लगभग वही इसके हैं। तो आप इसलिए लिख दिया गया कि आप कंफ्यूज ना हो क्या सोचेंगे, तो वो आप यही डालने हैं आपने। अब देखते हैं आगे, गिरते लिंगानुपात से महिलाओं व बच्चों के खिलाफ बढ़ती यौन हिंसा के कारण क्या है। तो देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 की बताती है कि यूपी का रेप से जुड़ी घटनाओं के मामले में तीसरा स्थान है। कौन सा, रेप से जुड़ी घटनाओं में तीसरा है, और कुल 2845 ऐसे मामले हुए हैं। महिलाओं के लिए असुरक्षित शहरों की सूची में लखनऊ का 6वां स्थान है सूची। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा देखने को मिलती है, कम महिला संख्या वाले क्षेत्रों में हिंसा देखने को मिलती है, जैसे बागपत हुआ, उन्नाव रेप केस हुआ, तो ये सब आप देख सकते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 के अनुसार ही यूपी में कुल अपराध कितने, 18,943 अपराध के मामले में बच्चों के खिलाफ इतने दर्ज हुए, इतने मामले। अब महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं वो देख लेते हैं। तो महिला समर्थ योजना चलाई जा रही है, कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है, एंटी रोमियो दस्ता या दल बनाए गए हैं, द महिला शक्ति मिशन या मिशन शक्ति के तहत ये चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है, BBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप कंफ्यूज मत होना। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, 1090, आपातकालीन नंबर भी है 1090 181 1076, ये इस तरीके के। प्रोजेक्ट कायाकल्प है, तो ये भी आपके, ये सारे महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण से संबंधित सरकारी प्रयास रहे। आगे देखते हैं कुछ, ये डेटा देख लीजिए। जैसे डेटा है NFSS 5 का डेटा है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जो 5 हुई थी 2019 से 21 के जो डेटा है इसमें, ये इस समय के लिए किया गया है। यूपी का बाल लिंगानुपात पिछले 5 वर्षों में बढ़कर कितना हो गया बाल लिंगानुपात, तो 941 हो गया है। आप कहीं भी कोट कर दीजिएगा इस डेटा को, तो बड़ा है, वृद्धि हुई है, मतलब सुधार की तरफ है। शहरों से संबंधित तथ्य कुछ देख लीजिए जो आप डाल सकते हैं आंसर में। नगरीय जनसंख्या में यूपी का 2nd स्थान है, पहले पे महाराष्ट्र है, और 22.3% नगरीय जनसंख्या है। और ये है, आप देखेंगे इसमें, एक सेकंड, तो ये कुल जो है नगर, कुल 468 नगरीय संकुल में से इतने 468 में से सर्वाधिक यूपी में है 64 नगरीय संकुल। मिलियन प्लस नगरीय संकुलों में सर्वाधिक यूपी में है 7, कुल कितने देश में 53 है, उसमें से सर्वाधिक यूपी में 7 है मिलियन प्लस में। अब शहरों में जनसंख्या वृद्धि से समस्याएं क्या क्या हो रही हैं, जो जनसंख्या शहरों में बढ़ रही है उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं, पर्यावरणीय समस्याएं, यातायात संबंधी, इनको इलेबोरेट कर दीजिएगा बस। भाव शून्यता है, संवादहीनता देखने को मिल रही है, व्यक्तिवादिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, असंतुलित शहरी विकास हो रहा है, कचरा निपटान की समस्या हो रही है, अपराध में वृद्धि देखने को मिल रही है। इसमें डाल सकते हैं आप एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं, मलिन बस्तियों का विकास हो रहा है, यूपी इस मामले में 4थे स्थान पे है, नगरीय आबादी का लगभग 27% मलिन बस्ती है यूपी में। सरकार द्वारा की गई सरकारी पहले इस दिशा में देख लेते हैं। तो PM स्वनिधि योजना, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, जिसके तहत
शहर बनाए जाएंगे स्मार्ट उत्तर प्रदेश में। हृदय योजना, इसके तहत कुल 12 शहरों को चुना गया है, जिसमें से 2 शहर यूपी के हैं। कौन से? मथुरा और वाराणसी, हृदय योजना में। राज्य नगरीय विकास अभिकरण बनाया गया यानी सूडा। स्वच्छ शहरी विकास मिशन है, एसटीपी संयंत्र लगाए गए। और सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम चलाया गया है। में इसमें राज्य सरकार का सहयोग है। पर्यावरण अनुकूल व वहनीय यातायात सेवाएं जैसे ई वाहन, मेट्रो सेवाएं आदि इसमें चलाई गई हैं। ये सरकारी प्रयास हैं। राज्य की बृहद जनसंख्या के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं वो देख लीजिए। जैसे जनसंख्या में जनघनत्व में वृद्धि होगी। कितना है? 829 है अभी जनघनत्व, इस मामले में चौथे स्थान पे है यूपी। पर्यावरण अवनयन होगा इससे। संसाधनों, भूमि, जल इत्यादि पर बढ़ता बोझ। अपराध है, भ्रष्टाचार है, कालाबाजारी है और तस्करी जैसी समस्याओं का बढ़ता स्तर। भोजन, आवास, चिकित्सा व शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी राज्य पर बढ़ता दबाव। तो ये सब नेगेटिव प्रभाव हैं इसके। और भी हैं कुछ, ये देख लीजिए। राज्य में गरीबी, भुखमरी, कुपोषण का स्तर बढ़ता स्तर है। बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, अवसरों की कमी हो रही है, निम्न जीवन स्तर, ये सब इसी की समस्याएं हैं। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं। उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर है यहाँ पे। तो 197 क्या है? MMR है। और ये IMR शिशु मृत्यु दर 43 है यूपी में। ये याद रखिए आप डेटा भी। निम्न जीवन प्रत्याशा है तो कितनी है? 64.1 वर्ष है यूपी की, जबकि देश में कितनी है जीवन प्रत्याशा? तो 67.9 वर्ष है। अब नई जनसंख्या नीति देख लीजिए जो आई थी 2021 से 2030 तक। तो ये कब आई थी? 11 जुलाई 2021 को घोषित हुई थी। 2021 से 2030 तक विशेषताएं देख लीजिए। 2026 तक TFR 2.1 पे लाना और 2030 तक 1.7 पे लाना। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर। आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर को 2026 तक 31.7% से बढ़ाकर 45% करना, 2030 तक 52% करना। तो ये सेम पॉइंट आपको लिखने, ये पूरी उसी में विशेषताएं इसकी, या प्रावधान है, प्रावधान कह सकते हैं, विशेषताएं। अगला है 2026 तक पुरुष गर्भ निरोधक उपयोग को कितना? 10.8% से बढ़ा के कितना? 15.1% और 2030 तक 16.4% करना इसका लक्ष्य है। MMR को 197 मात्र मृत्यु दर MMR 197 से घटा के 150 करना 2026 तक, फिर 2030 तक 98 करना। तो इसका लक्ष्य है। शिशु मृत्यु दर 43 से घटा के 2026 तक 32 करना और 2030 तक 22 तक इसे लेके आना। 5 वर्ष से कम उम्र के बाल मृत्यु दर को कितना? 47 है अभी, इसे 35 करना 2026 तक, फिर इसको 2030 तक 25 पे लाना। ये इसका लक्ष्य है। और देख लेते हैं प्रोत्साहन राशि, जैसे 2 या कम बच्चों वाले कर्मचारियों को पदोन्नति व वेतन वृद्धि दी जाएगी आदि जैसी सुविधाएं होंगी। लोक सेवकों को जो परिवार नियोजन अपनाते हैं 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि व 12 महीने मातृत्व व पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। तो ऐसे आदि ये उपाय किए गए। जो सरकारी कर्मचारी नहीं है उन्हें परिवार नियोजन अपनाने पर पानी, आवास, गृह ऋण आदि पर करों की छूट दी जाएगी। यदि किसी बच्चे के माता पिता पुरुष नसबंदी चुनते हैं तो वह 20 वर्ष की आयु तक मुफ्त चिकित्सा सेवा का पात्र होगा। और ये था 2021 की जनसंख्या नीति। थोड़ा सा 2000 की जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं देख लीजिए। तो इसमें बोला गया कि जनसंख्या कोष की स्थापना की जाएगी। तो हो सकता है पुराना पूछ ले, इस बार के पेपर में जो रहा है वो देखिए नई योजनाएं ना पूछ के आपसे पुरानी योजनाएं पूछ ली हैं। तो हो सकता है कि 2021 की ना पूछ के 2020 की पूछ ले। तो इसमें 4-5 पॉइंट याद कर लीजिए तो आप जिससे कि आंसर लिख सकें। इसमें था कि TFR 2016 तक 2.1 लाना, हालांकि ये निकल चुका है लक्ष्य। जनसंख्या पर किए जाने वाले कुल बजट का 10% पंचायतों के जरिए खर्च किया जाए। कम उम्र में विवाह करने से सरकारी नौकरी से वंचित किया जाए। विवाह का पंचायतों के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण किया जाए। जनसंख्या विकास आयोग का गठन किया जाए। तो ये सारे प्रावधान जो मेन थे इसके बता दिए गए इसमें। और भी हैं ये कुछ, और देख लीजिए। राजकोषीय सेवाओं तथा सरकारी लाइसेंसों में महिलाओं को कितना? 33% आरक्षण दिया जाए। वार्षिक नसबंदी को बढ़ा के 2005 तक कितना लाना है? 10 लाख और 2009 तक 13 लाख करना। हालांकि ये चीज़ें आपकी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आप दिखा सकते हैं कि देखिए उसके अगर नीतियों की आलोचना करनी हो तब आप दिखा सकते हैं कि ये लक्ष्य रखे गए थे लेकिन पूर्ति इनकी नहीं हो पाए पूरा। गर्भ निरोधक प्रयोग की दर को 2016 तक 52% लाना, और ये अब कब का रखा है? 2030 तक रखा है। यानी 2016 में ही ला रहे थे लेकिन अब ये नई नीति में 2030 तक रखा है लक्ष्य। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, है ना। आगे और कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें ये आगे थोड़ी सी चीज़ें और हैं, इन्हें देख लीजिए। कुछ जैसे जनांकिकी का महत्व क्या है, आपसे पूछ सकता है कि महत्व क्या है इसका। तो जनसंख्या के गुणात्मक स्तर का ज्ञान होता है। कल्याणकारी नीतियों योजनाओं के निर्माण में भूमिका होती है इनकी। कार्यबल, श्रम बल, जनांकी के लाभांश आदि के स्तर जानने में यह भूमिका निभाता है। साक्षरता स्तर का ज्ञान होता है इससे। लिंगानुपात के महत्व की समझ होती है। योजनाओं नीतियों के क्रियान्वयन में तथा संसाधनों के आवंटन में उपयोगी होता है। भौगोलिक विषमता जनित आर्थिक विषमता का ज्ञान होता है इससे। तो ये चीजें जनांकी के महत्व की थी। अब यूपी जनांकी की संरचना की विशेषताएं देख लीजिए क्या क्या है। तो अत्यधिक जनसंख्या है, कितनी है? ये 16.5% है।
निम्न लिंगानुपात है कितना है 912 है, और राष्ट्रीय लेवल पे 943 है। तो इस तरीके से आपको कथन के साथ साथ में उसकी पुष्टि के लिए आपको डेटा भी साथ साथ में लिखना है। अब देखेंगे आपकी नृजातीय विविधता देखने को मिलती है यूपी में, अनेक भाषाएं, संप्रदाय, धर्मों का निवास है ये, जिसमें आप इस डायग्राम को दिखा सकते हैं। 79.73% हिंदू हैं और मुस्लिम 19.26% हैं, 0.71% में अन्य सभी धर्म आ जाते हैं। तो ये नृजातीय विविधता में आप दिखा सकते हैं। निर्भरता की स्थिति अधिक है यहाँ पे, जिसमें कार्य सहभागिता दर कितनी है 32.9% है यूपी की। उच्च वृद्धि दर देखने को मिलती है जनसंख्या की, कितनी है तो 10 की वृद्धि दर 20.23% है 10 की वृद्धि दर। ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता है, इतनी ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है ग्रामीण जनसंख्या। तो ये विशेषताएं हैं यूपी की जनांकिकी की। आगे कुछ देख लेते हैं, तो सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है। अब देखिए निम्न लिंगानुपात के कारण हमने देखी लिया, अशिक्षा, गरीबी और रूढ़िवादी मानसिकता है, पितृसत्तात्मक विचारधारा है। तो ये इनसे ज्यादा हमने पहले ही देख चुके हैं। जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, तो देखिए जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है वहां तो देखें चीजें, कुछ पॉइंट यहाँ पे नए तरीके से मिलेंगे। जैसे चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हुई है, जिससे जन्म दर में वृद्धि हुई है, मृत्यु दर में कमी हुई है। इससे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। प्राय कम उम्र में विवाह की सामाजिक मान्यता भी है। धार्मिक अंधविश्वास देखने को मिलेगा। निरक्षरता है, जिससे जनसंख्या कम करने की चेतना का अभाव होता है। पितृसत्तात्मक समाज या सोच, पुत्र की प्राप्ति की प्रबल इच्छा, पिंडदान वगैरह की हमने बात ही कर ली है। उसके लिए माना जाता है कि पुत्र का होना अनिवार्य है। आर्थिक विकास की कमी है, जीवन प्रत्याशा में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, और नियंत्रण हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त वैज्ञानिक सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। सरकारी कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता में कमी आई है। निम्न वर्गों के लिए बच्चों का अर्जक के रूप में होना, यानी कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं निम्न वर्गों में कि ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा कमा के लाएंगे तो पर दिन की कमाई पर डे की कितनी होगी, ज्यादा होगी। यानी एक 100 कमा के लाएगा, 10 हुए तो कितना 1000 रुपये। तो इस तरीके की सोच भी है। महिला सशक्तिकरण में कमी है, तो इस कारण ये आदि में दिखा सकते हैं। हालांकि इतने बहुत पॉइंट हैं, उधर भी बता दिए गए, है ना। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण है तो सुझाव देख लीजिए क्या क्या होने चाहिए। शिक्षा व साक्षरता पर बल दिया जाए, विशेष तौर पर महिलाओं की शिक्षा पे। गोद लेने जैसे सामाजिक मूल्यों का विकास हो। प्रारंभिक शिक्षा में यौन शिक्षा को शामिल करना। प्रोत्साहन और अनुशासन मूलक मिश्रित नीतियों का प्रयोग किया जाए। जैसे 2 बच्चों के लिए सरकारी नौकरी और राशन नहीं, यानी अगर 2 बच्चों से अधिक हैं तो राशन नहीं दिया जाए या सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाए। धर्म के प्रभाव को कम करना, जागरूकता में वृद्धि करना, नौकरी में कुछ छूट देना जैसे प्रमोशन इत्यादि में। तो ये नीति में आपके बोला ही गया है, 2021 की जो नीति है उसमें ही प्रावधान कर ही दिए हैं। संचार क्रांति का उपयोग करना, जिससे सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अब नई जनसंख्या नीति है, वहां जो डेटा देखा था यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लीजिए, इसके उद्देश्य और सिद्धांत नई जनसंख्या नीति के, वो डेटा आपको यहाँ पुट कर देना है। उद्देश्य क्या है, तो जनसंख्या का स्थिरीकरण करना, MMR मातृ मृत्यु दर व बीमारियों को समाप्त करना, IMR को कम करना, पोषण स्तर में सुधारना, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सूचनाओं व सेवाओं में सुधार करना, वृद्धजन देखभाल व कल्याण में सुधार करना। अब कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी हैं इसके, जैसे क्या क्या आएगा इसमें सिद्धांत में, तो इसकी सर्वव्यापकता यानी सभी वर्गों तक पहुंचे इस जो नीति की, और सशक्तिकरण है वंचित वर्गों का और महिलाओं का। पारदर्शिता है इसमें, सामान्य ऑडिट और सामुदायिक आधारित निगरानी इसमें की व्यवस्था की गई। भागीदारी है, जिसमें सभी हितधारकों को समाहित किया गया है। गुणवत्ता है, तो सेवा अदायगी तर्क संगत और उचित होगी। तो ये होती क्या जो नीति आई है नई, उसके प्रावधान, सिद्धांत और उद्देश्य। जाति आधारित जनगणना देख लीजिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ज्यादा हाईलाइट रहता है ये। तो इसमें क्या है, देखिए पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, फिर इसके प्रभाव। जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी आखिरी बार। 2011 में इससे संबंधित आंकड़े तो एकत्रित किए गए थे, लेकिन प्रकाशित नहीं किए गए। अब इसका सकारात्मक प्रभाव क्या, जाति आधारित जनगणना अगर कराई जाती है तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, कुछ पॉइंट देख लीजिए। सरकारी योजनाओं का वंचित वर्गों तक फायदा होगा। सामाजिक समरसता, संसाधनों का वितरण उचित तरीके से होगा। आरक्षण जैसे वस्तुनिष्ठता का उपाय लाने में सहायक होगा। आरक्षण में वस्तुनिष्ठता लाएंगे तो इसमें सहायक होगा। आबादी के आकार को समझने में मदद मिलेगी। उपजातियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति जानने में सहायक होगा। आरक्षण का लाभ उचित तबके को मिलेगा इससे। अब नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं इसके। नकारात्मक में क्या क्या है, राजनीतिक व सामाजिक दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। जातिवाद में वृद्धि हो सकती है। सामाजिक ताना बाना इससे बिगड़ सकता है। वर्ग, भाषा, नस्ल एवं अंतरजातीय विवाह में विरोधाभास हो सकता है। वोट बैंक की जो राजनीति होती है उससे सामाजिक ध्रुवीकरण का में गलत उपयोग हो सकता है उसका। जाति विहीन समाज के नैसर्गिक लक्ष्य की प्राप्ति में यह क्या अवरोध हो सकता है, यानी प्रतिकूल हो सकता है उस लक्ष्य की प्राप्ति के। आगे की राह में क्या देना है आपको, तो देखिए रोहिणी आयोग बना था 2017 में। बोल दीजिए रोहिणी आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया जाए। इसने बोला था कि जातियों का उपवर्गीकरण किया जाए, जिससे क्या होगा, लक्षित व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। सच्चर कमेटी को डाल दीजिए आप, रोहिणी आयोग और सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी में क्या था, राष्ट्रीय डेटा बैंक की अवधारणा को लागू किया जाए, इसमें बोला गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये था आपका पूरा यूनिट 7, ये हमारा फिनिश हो चुका है यूनिट 7। कल हम लोग देखेंगे यूनिट 8। तो हम लोग लगातार अब इसको फिनिश करने वाले हैं जल्दी ही, तो आप जुड़े रहिए। आंसर राइटिंग करनी है तो कर लीजिए आप लोग।
आपके लिए सब कुछ इतना बेस्ट मैटर लेके आया जा रहा है हर चीज़ का। तो नोट्स वगैरह लेने हो तो आप उसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, नीचे लिंक दिया जुड़ने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसा लगा बताइए, आप लाइक शेयर भी करिए और चैनल से जो लोग ना जुड़े हों वो जुड़ जाइए, क्योंकि आगे भी आपको जुड़ना ही पड़ेगा, कोई विकल्प हम लोग आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कुछ जो आप इग्नोर करके यहाँ से जाएँ, आपको सब कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे। तो अभी अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। इसमें इतना ही, थैंक यू।